Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the fourth video on doing NCRT through sort of MCQs. See, the last chapter that we were doing was chapter fifth. Now, sixth and seventh chapter, it is about the landforms and how the landforms are formed. So that is basically our main topic. And even if there are questions coming, that is purely logical. So I have kept that part for the last because what is important right now is to study the composition of structure. Okay, now let's see it. First of all, you have to remember that the 99% of the total mass of the atmosphere is confined to the height of 32 kilometers. This can be a fact based question from this. Okay, now what you also have to remember is that oxygen is almost in negligible quantity at the height of 120 kilometer. Again, a fact. The second thing that they can ask you about the formation of atmosphere. जब एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा था तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था. इट वाज अ क्लासिक यूपीएससी क्वेश्चन, सो इट वाज नॉट मच. सो इट वाज गिवन 54% अर्लियर, बट नो, द कॉन्सेंट्रेशन जो था वो हाइड्रोजन एंड हीलियम का ज़्यादा था. And carbon dioxide and water vapor are found up to how many kilometers? 90 kilometers from the surface of Earth. So you have to remember this. Now they can ask you the permanent gases in the atmosphere, and the one trap that they can set up is that carbon dioxide is more than argon, but you have to remember that argon is more than CO2. All right, the gases, carbon dioxide is very important. It is transparent to the incoming solar radiation. They can say that it is transparent to the outgoing solar radiation. इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वो बोल सकते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन. नहीं, वो शॉर्ट वेव होती हैं बिकॉज उनमें एनर्जी ज़्यादा ट्रैप होती है. ठीक है, ये वाला क्लासिक क्वेश्चन आया था कि इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक. दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो दिस इज हाउ यू लिंक द कॉन्सेप्ट, राइट. फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर जो होता है कम होता जाता है, उसे बोलते हैं लैप्स रेट. ऑल राइट. And then how the ultraviolet rays we are protected, and then we read about ki kitni layers hai. So this is something that you need to know about from here. Then they will ask you जो most important greenhouse gases में से they will give you the name of water vapor. हाँ, हमारा दिमाग होता है पानी में क्या ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है. सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वाटर वेपर होता है इट डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड. यहाँ पे बोल देंगे इंक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड. ठीक है. In the warm and wet tropics, it may occur for a 4% of the air by volume, while in the dry and cold deserts and polar regions. So यहाँ ये fact है, ठीक है, you have to remember it कि warm and wet में it may account for 4% of the air by volume, while in the dry and cold the desert region, it may be less than 1%. So fact है, they can interchange. देखो भाई, ठीक है. और जो वाटर वेपर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, एंड इट मे बी ऑब्जर्व्ड बाय द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स अर्थ रेडिएटेड हीट. तो यहाँ पे जो इक्वेटर से पोल की तरफ कम हो जाता है. अब क्यों होता है आपको पता होगा, इक्वेटर पे कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से देयर इज़ 4 AM रेन्स. तो मॉइस्चर कहाँ ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे. जैसे ही पोल्स पे जाता जाएगा इट विल डिक्रीज. डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एक तरीके का, जब डस्ट पार्टिकल्स पे कुछ भी चीज़ पड़ती है ना, ये इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स ये स्कैटर कर देते हैं लाइट को. और जो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, इन द सब ट्रॉपिकल रीजन. वाई देन दी टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड्स. यहाँ पे क्या होता है कि जो इक्वेटर होता है वहाँ पे पानी बरस जाता है, तो यहाँ पे ड्राई विंड्स हो ही नहीं पाती हैं, तो पार्टिकल सप्रेस हो जाते हैं. बट जो सब ट्रॉपिकल रीजन से यहाँ पे ड्राई विंड्स चलती हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा होते हैं. अब ये फंसाएगा तुम्हें लगेगा शायद इक्वेटर पे इतना ज़्यादा हॉटनेस होती है, तो शायद सॉर्ट ऑफ आप लॉजिक लगाओगे जहाँ पे आपको गलत हो जाएगा. फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखो यार, लेयर सबको पता होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सबको पता है. पर दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये पूछेगा कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, तो वो घट जाएगा. स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ जाता है, क्यों, ओजोन लेयर है, तो यहाँ पे रीज़न ओजोन लेयर. फिर मीजोस्फेयर में घटेगा और थर्मोस्फेयर में बढ़ जाएगा, राइट. तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है. और जो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितने 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, राइट.
अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, राइट। और यहाँ पे आप वो नगोया प्रोटोकॉल्स वगैरह भी देख सकते हो इन्वायरमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट से। आइनोस्फेयर में क्यों होता है इतना ज़्यादा टेम्परेचर, आप वो भी देख लेना, बिकॉज़ यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे रेडियो वेव्स कौन से, ये एग्जैक्टली दे देगा कि रेडियो वेव्स इस एक्चुअली कहाँ से ट्रांसमिट होती हैं अर्थ में और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं कौन सी लेयर से, तो आइनोस्फेयर, वो मीजोस्फेयर दे देगा, थर्मोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ, ionosphere is a part of thermosphere। तो यहाँ पे एलिमेंट्स विच वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक, राइट। एग्जॉस्फेयर, देखो यहाँ पे आप ये याद रख लेना टेम्परेचर डिक्रीज और इंक्रीज कब हो रहा है, राइट। और कौन, यहाँ पे जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ही एरोप्लेन्स उड़ते हैं, आप ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ा देना, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज़, सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस। आई थिंक मैं आपको इसी वीडियो में क्या करूँगी कि पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सोलर रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी किस फॉर्म में होती है, शॉर्ट वेव में। वो लॉन्ग वेव लिख के दे देगा, कंफ्यूज कर देगा, तो शॉर्ट वेव याद रखो। एनर्जी जो होती है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कैसी होती हैं, शॉर्ट वेव में होती हैं, बहुत एनर्जी होती है। फिर यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, आई थिंक इतना सब कुछ नहीं, बट या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो अर्थ है उसका शेप जियोइड है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जो सन की रेस है वो ओब्लिकली फॉल करेंगी एटमॉस्फेयर पे। और राइट, यहाँ पे देखो एफिलियन एंड पेरिफिलियन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप देख लेना, क्या पता स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में दे दे कि कहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, किस टाइम पे और क्यों। सेकेंड चीज़, यहाँ पे फैक्टर्स जो इन्फेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, देखो सी factors like transparency to the atmosphere, length of the day, the angle of inclination, the variations in the insulation. So you know what they will do, they will actually list these factors और एक odd one out factor दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनमें से बताओ कौन से factors responsible है amount of intensity of insulation से। तो आप क्या करोगे, तो आपको उसमें से छांट के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, दिस डिपेंड्स ऑन द latitude of place, the higher is the latitude, the less is the angle they make with the surface, very important। higher latitude, less angle, the area covered by the vertical rays is always less than the slant rays। जो vertical rays होती हैं वो एक particular area पे ही पड़ती हैं, तो कम होगा, और slant rays जो है वो एनर्जी कम होगी उनमें, पर वो बहुत सारा एरिया कवर करेंगी। देखो यहाँ पे पासेज ऑफ द सोलर रेडिएशन, कैसे नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस में पास हो रही है। फिर यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम इंसुलेशन कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में होती हैं, वेयर द क्लाउडीनेस इज़ द लीस्ट। इक्वेटर जो होती है वो कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन रिसीव करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स ही बने रहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। एक क्वेश्चन क्लाउड्स पे भी था कि जो हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड, सर्रस क्लाउड्स जो होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, सॉर्ट ऑफ। तो आपको कनेक्शन में पढ़ना ही चीज़ है, राइट। अभी मैं दिखाऊंगी भी, सवाल भी दिखाऊंगी, वीडियो भी डला हुआ है इस पर। हीटिंग एंड कॉल, वो अब वो पूछेगा कि देखो आपने वो क्लासिकल केस पढ़ा होगा ना, इंसुलेशन, कन्वेक्शन, प्लीज़ पार्डन द बैकग्राउंड नॉइस। तो जैसे आपका ट्रांसफ़र होगा हीट, तो जब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा तब तक दो बॉडीज़ जिससे ट्रांसफ़र हो रहा है और जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेम टेम्परेचर अटेन नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है हीट अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एडवेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है, ठीक है। लू आपको पता ही होगा, नॉर्दर्न पार्ट में बहती है इन द टाइम ऑफ समर्स, यू मस्ट बी नोइंग दैट। नाउ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होती हैं, जो अर्थ, जो हम इंसुलेशन हमें सन से मिलती है वो ट्रैप हो जाती है, एंड देन इट इज़ रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये हमेशा लॉन्ग वेव में होती है, राइट। हीट बजट ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेंस के परस्पेक्टिव से यू कैन स्टडी, एंड दीज आर द यूनिट्स, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द यूनिट, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है, सोलर रेडिएशन। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे आपको बताना होगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द टेम्परेचर होता क्या है, इट्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस बोथ, नॉट जस्ट द हॉटनेस, we go wrong here। Secondly, the latitude is very much responsible, the altitude। Now tell me the difference between latitude, altitude। So latitudes are the imaginary lines which are horizontal, altitude can be the height of an object,
ठीक है. It even in the plains, even in the lower latitude region, there can be altitude, right? All right. So distance from the sea, here comes the concept of sea breeze and land breeze. So it depends कि कहाँ से originate हो रही है. अब देखो यार, concept ऐसे याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा हुआ था. अगर जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं आपके एक लैंड एरिया पे, तो लैंड जल्दी ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा डे टाइम पे, और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपके ओशन को गर्म होने में. यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, तो विंड जो होंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी. तो डे टाइम में सी से कहाँ चलेंगी विंड्स, लैंड की तरफ. ये हो गया आपका सी ब्रीज. और जो नाइट होती है वो जितनी जल्दी गर्म हुआ है लैंड, उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा. तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा आपके सी पे. तो लैंड से सी की तरफ नाइट में जब हवाएं चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, सॉरी लैंड ब्रीज, मैं भी कंफ्यूज. अब एयर मास एंड ओशन करेंट्स क्या होती हैं, सी ब्रीज की जैसे ही ओशन करेंट्स भी होती हैं, जो एक्चुअली आप ओशन करेंट्स में वो भी पढ़ोगे, यू नो द various types of ocean currents like the equatorial current and how it impacts the distribution of fishing zones, Oyashu and Kuroshio currents. We'll study about that. Now temperature distribution, ये क्लासिक क्वेश्चन आता है कि जो जनवरी होती है, जो आइसोथर्म होते हैं वो नॉर्थ में डिविएट करते हैं, साउथ लिख देगा, ओवर दी ओशन. तो जे में कहाँ पे करते हैं, नॉर्थ में ओवर दी ओशन, JNO से याद रखो, जनवरी नॉर्थ ओवर दी ओशन and south over the continent. So January south over the continent, JSC. Okay. So just remember this, over the land the temperature decreases sharply and the isotherm bend towards the where, southern equator. All right. And they're asking that during July they run parallel to the latitudes and the equatorial ocean record warmer temperature more than 27 degrees. तो यहाँ पे देखो दो बार ही क्वेश्चन पूछा गया 2023 एंड 2025 में रिलेटेड टू आइसोथर्म्स. तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि जनवरी में नॉर्थ पड़ता है ओशन की साइड एंड जनवरी में साउथ पड़ता है कॉन्टिनेंट की साइड. सो जस्ट रिमेंबर दिस एंड टुमारो वी विल बी कवरिंग the another topic which will be related to what, our atmospheric circulation. Very very easy topics. And see NCERTs हमारी 2 hours में पूरी complete हो जाएगी if you just focus on मैं क्या बता रही हूँ आपको पढ़ने के लिए. Thank you so much and please keep watching the videos and subscribe. And before moving forward, please watch the 3 other videos that I posted, very very short duration.